जय श्री राम दोस्तों, आपका अपने गवर्नमेंट एग्जाम यात्रा चैनल पर स्वागत है। आज हम अपनी क्लास 2 को कंटिन्यू करेंगे जिसमें 50 से 100 क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ आज हम अपने क्वेश्चन 51 पर से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 51 है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वान पूर्ण सारांश व विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप। हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया? पाली भाषा का प्रयोग किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। विनय पिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के भाग विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? महायान धर्म से। बोधिसत्व की अवधारणा महायान धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व के आशय है 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? जैन धर्म उपनिषद। उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम साहित्य है। बौद्ध धर्म का पुत्र गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उपाली ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई तथा उनके शिष्य थे। उपगुप्त ये सम्राट अशोक के गुरु थे। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व में मोगलीपुतिसस की अध्यक्षता में हुआ था। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है? बौद्ध। अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 1983 ईस्वी में शामिल हुई थी। अजंता गुफाएं की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करती है। एक यूनानी मेगस्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में लिख किया है। इंडिका में उन्होंने मौर्य काल के दौरान भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा है। इंडिका को मौर्य समाज का दर्पण कहा जाता है। मैक्सथनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन
किया है, उसने पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है। 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन वह पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेश को पत्थर की सतह, प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए गए स्तंभों पर अंकित किया था? अशोक। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक ने अपनी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में फैलाने के लिए 14 जगहों पर शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे। सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। अशोक के शिलालेखों से जुड़ी कुछ खास बातें। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी कैंथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसम ने पढ़ा। अशोक के शिलालेख की लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी है। अशोक के शिलालेखों में कुछ शिलालेखों में धार्मिक और शासकीय घोषणाएं शामिल हैं। अशोक के शिलालेखों से अशोक की नीतियां, प्रजा कल्याण के कार्य और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अशोक के 5वें शिलालेख में उन्होंने कहा था, समस्त प्रजा, प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता अधिकारी, राजस्व महा कलेक्टर निम्नलिखित में से कौन होता था? समाहर्ता। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजस्व का मुख्य समाहर्ता होता था। समाहर्ता के अन्य कार्य सभी तरह के स्रोतों से करों का संग्रह करना, राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखना, राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करना। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? नंद वंश ने। नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी। मगध पर शासन करने वाले कुछ और राजवंश। आर्यक राजवंश 544 ईसा पूर्व 412 ईसा पूर्व मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व। इस वंश के राजाओं का विस्तार महाजनपद काल में हुआ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या वर्ष 185 ईसा पूर्व में कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात अर्थात शत्रुओं विनाशक के नाम से जाना जाता है। इतिहास में उन्हें महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को बरकरार रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था? 6। पहली समिति उद्योग तथा शिल्पों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशी कार्यों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जनगणना करती थी। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। पांचवी समिति विक्रय की व्यवस्था तथा निरीक्षण करती थी। छठी समिति टैक्स वसूलने की व्यवस्था करती थी। बरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? मौर्य। बरहुत स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के राजा अशोक ने करवाया था। हालांकि इस स्तूप के कुछ हिस्सों पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने भी करवाया था। बरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक गांव में है। इस स्तूप की खोज वर्ष 1873 में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। सांची का महान स्तूप अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। सांची का महान स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक ने इस स्तूप को भगवान बुद्ध के अवशेषों को
सहेजने के लिए बनवाया था। यह स्तूप बलुआ पत्थर से बना है तथा अर्धगोलाकार संरचना में है। अशोक ने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कई स्तूप बनवाए थे। सांची का मान स्तूप भारत की सबसे प्राचीन तथा सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। मान स्तूप और सांची के अन्य बौद्ध स्मारकों को 1989 ईस्वी में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांतों की राजधानी तोसली में थी। मौर्य साम्राज्य की प्रशासन के लिए 4 प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली, दक्षिणी प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी, उत्तरी प्रांत की राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी। मौर्य साम्राज्य की शाही राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था। मौर्य साम्राज्य का समयकाल लगभग 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। बराबर की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है। बराबर की गुफाएं बराबर की नागार्जुनी पहाड़ियों से बनी हैं। बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं तथा नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। माना जाता है कि इनका निर्माण सम्राट अशोक ने तपस्वियों के लिए करवाया था। इन गुफाओं में से सुदामा तथा लोमस ऋषि की गुफाएं रॉक कट वास्तुकला के कुछ शुरुआती उदाहरण हैं। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? मौर्य राजवंश के। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक को शिलालेखों का जनक माना जाता है। अशोक ने लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। अशोक ने आधुनिक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अशोक के काल में बनाया गया प्रतीक, जिसे अशोक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक के आध्यात्मिक शिक्षक का नाम उपगुप्त था। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? धनानंद को। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर और पश्चिम में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसिडोनियन क्षेत्रीय क्षत्रपों पर भी विजय प्राप्त की थी। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर तक था? चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तथा कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ बलूचिस्तान, मैसूर और सौराष्ट्र भी शामिल था। कनिष्क का साम्राज्य ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला हुआ था। कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच सेल्यूकस निकेटर से युद्ध लड़ा। युद्ध के बाद हुई संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने सारे प्रदेश सौंप दिए। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के एकात्मक स्तंभों का बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ बैल, हाथी और शेर जैसे पशु आकृतियों के अभिव्यक्त किया गया था। अशोक के शासन के स्तंभ ही पत्थर से बनाए गए थे और उनके ऊपरी बनी पशु आकृति भारतीय कला में प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी।
इन स्तंभों में बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ बैल, हाथी और शेर जैसी पशु आकृतियां भी व्यक्त की गई थी। अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? पत्थर। अशोक स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए थे। इन स्तंभों को धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया गया था। ये स्तंभ आधार की तरफ मोटे तथा ऊपर की तरफ क्रमश पतले होते चले गए हैं। स्तंभ के मुख्य भाग को लोट तथा ऊपरी हिस्से को शीर्ष कहते हैं। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से। दीपवंश और महावंश को श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों के रूप में जाना जाता है। इन बौद्ध ग्रंथों में मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सांची स्तूप बौद्ध का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप का महास्तूप के नाम से भी जाना जाता है। किसने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? अशोक ने। अशोक ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म वर्ष 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक वर्ष 268 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छेड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार को देखते हुए लिया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने उपदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? 14। सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जानकारी हमें इन्हीं 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले वर्ष 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे। कुछ शिलालेख निम्नलिखित है। प्रथम 1, पशु बलि पर प्रतिबंध समस्त प्रजा मेरी संतान जैसी है। द्वितीय, मानव एवं पशु चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्य, चोल पांड्य एवं सत्ययुक्त व केरल पूत की चर्चा। तृतीय, प्रत्येक 5वें वर्ष राजकीय अधिकारियों को दौरा करने का आदेश। चतुर्थ, धर्म आचरण के थेरी नाद के माध्यम से धम्म का उद्घोष। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? मौर्य वंश के। अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? धम्मपात्र। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नए पद धम्मपात्र का निर्माण किया था। प्राचीन भारत में राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत धम्मपात्र नामक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। धम्मपात्र का कार्य राज्य में धर्मानुशासन का निर्माण करने से था। शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र
सुंग मौर्य सेना के एक सेनापति था। सुंग वंश ने लगभग 185 से 73 ईसा पूर्व तक उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर शासन किया। सुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा थी। बरहुस स्तूप के निर्माण का श्रेय पुष्यमित्र सुंग को जाता है। सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने की थी। सुंग वंश के बाद कण्व वंश स्थापित हुआ। निम्न में से किस प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? मथुरा। कुषाणों को पहली राजधानी फिरोजपुर थी, जो अब पाकिस्तान के पेशावर शहर में है। इनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। कुषाणों ने पहले से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक दक्षिण एशिया में शासन किया। कुषाणों ने अपने साम्राज्य के मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल किया। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कुषाण के। कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कड़फिसेस 15 ईसा पूर्व से 65 ईस्वी था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। निम्न में से किस शासक ने प्राचीन भारत के दक्कन में सातवाहन साम्राज्य की मजबूत किया? गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने दक्कन के सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल 106 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक रहा। उसने शकों को हराया और पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक शासक नैपान को हराया था। उन्होंने दक्षिण पथपति की उपाधि धारण की थी। किस सातवाहन राजा ने 125 ईस्वी के आसपास सातवाहन क्षेत्र को उसके पूर्व की महानता से बहाल किया? गौतमीपुत्र। सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य की उसकी पूर्व की महानता से बहाल किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शकों, सरकी, यवनों और पल्लवों जैसे विदेश आक्रमणियों को हराया था। उसने सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म और दक्षिण भारत का रक्षण किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता का नाम गौतमी बालाश्री था। उनके पुत्र वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमवी ने उनका उत्तराधिकार संभाला था। गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासनकाल लगभग 106 से 130 ईसा पूर्व ईस्वी तक रहा था। सातवाहन के सतकर्णी प्रथम की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के राजा सतकर्णी प्रथम की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण थी और यह औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसा है। सातवाहन वंश के राजाओं के ज्यादातर अभिलेख और सिक्के महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के पास से मिले थे। सातवाहन वंश के राजाओं का मूल निवास स्थान पश्चिमी भारत में था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के राजाओं को दक्कन में अंदर भी कहा जाता था। गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? सातवाहन वंश। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। वह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को हराया था। उन्होंने अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया था। वह सातवाहन वंश का पहला ऐसा राजा था जिसने अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम जोड़ा था। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? सातवाहन वंश। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था।
सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? पोटीन। सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन या पुट्टी कहलाता है। सातवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कांस्य, तांबे, चांदी, पोटीन तथा अन्य सिक्कों को अपनी शासनकाल में प्रचलित किया गया था। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? सातवाहन। भारतीय राजवंश सातवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के शासकों ने तांबे, चांदी, शीशे, कांस्य तथा पोटीन के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश के राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया था। नरसिंहवर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्ल के नाम से भी जाना जाता था, पल्लव राजवंश के शासक थे। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंहवर्मन प्रथम ने 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक शासन किया था। नरसिंहवर्मन प्रथम की मामल्ल महान पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। उनके शासनकाल में ही मामल्लपुरम का निर्माण हुआ था। उनके शासनकाल में ही प्रसिद्ध पंचरथ का निर्माण हुआ था। नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। उनके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कांचीपुरम का दौरा किया। पल्लव वंश प्राचीन दक्षिण भारत का राजवंश था। इसने 4वीं शताब्दी में कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया था और लगभग 600 ईसा पूर्व 600 वर्षों तक तमिल और तेलुगु क्षेत्र में शासन किया था। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नंदीवर्मन तथा महेंद्रवर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। आज की क्लास का लास्ट 100th क्वेश्चन। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था पल्लवों का। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले पल्लवों का सामंत था। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंशों पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। इसी के साथ आज की क्लास होती है कंप्लीट। आज हमने अपने नेक्स्ट 50 to 100 क्वेश्चन किए कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहना और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।